अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, आइन के आर्टिकल 62-63 के मुताबिक पार्लियामेंट के किसी भी रुकन की नाअहली ताहयात होनी चाहिए या नहीं, ये मुद्दा आजकल सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे बहस है और इस पर फैसला भी महफूज कर लिया गया है जो अगले हफ्ते सुना दिया जाएगा। अब सबसे अहम सवाल जो उठा वो ये कि नाअहली की मुद्दत ताहयात होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक तशरीह के तहत आई, या फिर बाद में जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके आर्टिकल 232 शामिल करके नाअहली की मुद्दत को 5 साल तक महदूद किया गया, ये आर्टिकल मुकद्दम होगा। एक और अहम सवाल ये उठाया गया अदालत में कि आइन में हर सज़ा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो सकती है। तो नाज़रीन, इन सवालात के जवाब तो हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मिल जाएंगे, मगर हमारे कुछ और बुनियादी सवालात हैं। 62-63 वो आर्टिकल है जो जनरल ज़ियाउल हक ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए आइन में शामिल किए थे, जिसमें किसी भी रुकने पार्लियामेंट की अहलियत और नाअहलियत के पैमाने तय किए गए थे। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे आर्टिकल्स जिसकी वजह से कई सियासतदानों को नाअहल किया जाता रहा, जमहूरी निज़ाम में खलल डाला जाता रहा, सियासतदानों के गले का ये तौक बना रहा, वही सियासतदान आज तक इस कानून में तरमीम क्यों नहीं कर सके हैं। और नाज़रीन, जब जब इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई तो ख़ुद सियासतदानों ने ही इसकी मुखालिफत कर दी। पहली बार 2008 में पीपल्स पार्टी की जानिब से तरमीम की तजवीज़ पेश की जाती है इस आर्टिकल में, लेकिन नून लीग इसकी मुखालिफत कर देती है। दूसरी बार नवाज शरीफ की नाअहली के बाद नून लीग के आर्टिकल 62 और 63 में तरमीम की तजवीज़ पेश की जाती है, लेकिन तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी इसकी मुखालिफत कर देती हैं। तो आखिर क्या वजह है कि एक आमिर का लाया हुआ कानून सियासतदान कोशिश के बावजूद आज तक ख़त्म नहीं कर सके हैं, जबकि मुतासरीन भी खुद ही सियासतदान हैं। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार नजमुल साकिब साहब और राव खालिद साहब, हम इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। नजमुल साकिब साहब, दूसरे के लिए ये गढ़ा खुदा रहना चाहिए, बेशक बाद में खुद भी गिर जाएं, इसी उसूल पर अमल पैरा है हमारे सियासतदान। आपने नवीन बहुत अच्छे तरीके से बताया और असल में जितने भी ज़रूरी सवालात हैं वो आपके इंट्रो में ही आ गए। 5-6 सवालात इस सिलसिले में हमारे ज़हन में भी आते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बात ज़रा देखने की है और सोचने की है, असेसमेंट कीजिएगा कि अगर फ़र्ज़ करें जनरल ज़ियाउल हक का ज़माना है जिसको कि आमिर कहते हैं और वो कहता है पार्लियामेंट से कि ये हो जाए, या वो कोई ऑर्डिनेंस जो है वो इशू करते हैं बहैसियत सदर के, तो उस वक्त जो मौजूद लोग हैं सियासत में, चाहे वो हुकूमत में हैं चाहे वो अपोजिशन में हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं बोलते। और ये एक ऐसी यानी अजीबोगरीब चीज़ है कि आप नैब बनाते हैं फिर कहते हैं जी नैब नहीं चाहिए, नैब जब आप हुकूमत में आते हैं नैब चाहिए, फिर सुप्रीम कोर्ट की कोई भी आप यानी उठा के देख लीजिए चीज़। अब इसमें यह कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें कुछ बुनियादी सवालात हैं जो कि आपने इशारा किया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सवालात और भी हैं। जी। और उसकी तरफ जाहिर है कि हमें यानी हम तो यानी कानून और आइन को इतना नहीं समझते जितना कि ये 7 रुकनी बेंच समझता है या चीफ जस्टिस साहब समझते हैं। एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि ये सारा कुछ जो अब टीवी पे आता है ना, तो आपकी आवाम भी बड़ी कानूनदान हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आज 62 फलाना 1F और ये इस तरह की बातें हो रही हैं जिसका कि कोई ताल्लुक नहीं है। मसलन मेरे साथ क्या कानून का ताल्लुक, लेकिन मुझे उसके बारे में बताना है और बताना है कि जी हमें कानून का बहुत पता है। आइन में तब्दीली किसी आमिर के दौर में हो या जमहूरी हुकूमतों में, अगर तो रामीन कायदे कानून से हुई है तो फिर तो उसको मानना पड़ेगा। अच्छा। और इसको आप कायदे कानून से ही रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। मुझे जो इस वक्त नजर आ रहा है ना, वो ये 2 मुझे मसाइल नजर आ रहे हैं। एक मसला ये नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही किए हुए फैसले को ओन करती नजर नहीं आ रही। आपने एक फैसला किया, ताहयात नाअहली का फैसला किया, अब आप उसको ओन नहीं कर रहे, तो वो जो पिछले जज साहिबान थे उनको आप क्यों नहीं उनके कहे को ओन करते। अच्छा, हुकूमतों में भी यही होता है, रियासतों में भी यही होता है कि पिछली किसी हुकूमत जज ने ये लिखा था फैसला 63 की तशरीह जिसने की थी, जिन्होंने की थी, जब फैसल वावडा का केस आया तो उसमें खुद ही वो उस जो फैसला उन्होंने दिया तो उससे रिवर्स कर गए थे। वो उन्होंने कहा था नहीं ये तो ज्यादती हो जाएगी, उन्होंने अपने फैसले को खुद ही ओन नहीं किया था उस वक्त। ये इसी तरह से बिल्कुल ठीक बात है। अब यह है कि अगर इस तरह की सूरत हाल सामने रहेगी तो हमारा दिमाग तो उन साजिशी पहलुओं पे जाएगा। मिसाल के तौर पे मसलन एक ये कि क्या कोई फैसला होना है तो वो उसका एंगल सियासी होगा कि आईनी होगा, उसका सियासी मजबूरी होगी कि कोई कानूनी बीच में यानी आएंगी हिकमतें। अब उसमें जो हो चुका है, मेरा जो बुनियादी सवाल है ना, जो कि
चीफ जस्टिस साहब से है या अपने उन तमाम दोस्तों से जो इस वक्त इसको फॉलो कर रहे हैं कि मुझे बताइएगा कि एक बेंच आपका या एक आपके चीफ जस्टिस किसी चीज पे हतमी फैसला करते हैं, उसमें 5 साल हो जाते हैं, उन 5 बरसों में कोई किसी किस्म का हिसाब किताब सामने नहीं आता, किसी की तरफ से कोई एहतजाज की आवाज नहीं आती। अचानक पता लगता है कि एक बहुत बड़े लीडर को जरूरत पड़ गई है या 2 यानी लीडर हजरात को जरूरत पड़ गई है कि उनकी ताहयात नाअहली जो है वो उसमें उनकी अहलियत आ जाए। तो ये, और फिर एक और बात यानी मजे की दिमाग में आई है, सुप्रीम कोर्ट है या कोई भी अदालत है रामीन, वो अवामुन नास को सबसे पहले रखती है। वो हुकूमत आती है आपके, यानी ये जो आपकी यानी कोर्ट्स जो हैं वो बात करती हैं अवामुन नास का इसमें भला क्या है। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर एक बड़ा लीडर अहल हो जाता है उसमें अवाम की भलाई किस तरीके से आती है। दूसरा ये है कि आप ओनरशिप आपने नहीं ली हुई, अब क्या इसकी क्या मेरे पास कोई गारंटी है कि आज यानी मंडे को अगर फैसला आता है कि जी उनकी ताहयात नाअहली जो है जो सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर के तहत हुई वो इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक अब उनकी 5 साल की हो गई, लिहाजा वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया, इसकी क्या गारंटी है कि 5 साल बाद एक और सूरत हाल ऐसी डेवलप होगी कि जिसमें यही चीज हुई भी कहेंगे जी वो जो सुप्रीम कोर्ट का था ना ऑर्डर वो गलत हुआ था, अब इसको दोबारा रिवाइज होना चाहिए। तो आप एक ऐसी रीत डाल रहे हैं, देखिए गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे ना तो पेंडोरा बॉक्सेस खुलेंगे और फिर आपको ऑलरेडी आप ओवर टाइम कर रहे हैं, अदालतें तो हमारी ओवर टाइम पे कर लगी हुई हैं। आप किसी हतमी फैसले पे जब पहुंचते हैं, और सुप्रीम कोर्ट पे मेरा पूरा एतमाद है, हमारे साथ मेरे साथ तमाम पाकिस्तान जितने भी पाकिस्तानी हैं कि अदालत आइन और कानून को देखती है, उसमें इस किस्म की चीज अगर आई कि आपने पार्लियामेंट के हिसाब किताब भी अपने हाथ में ले लिए और सियासी फैसले भी कर लिए, सियासी मजबूरियों को भी आपने अकोमोडेट करना शुरू कर दिया, तो असल काम फिर किस वक्त होगा। लिहाजा बॉटम लाइन ये है कि खुदारा यानी सुप्रीम कोर्ट से ये है कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते और सियासी मजबूरियों की बजाय आइन और कानून की जो हाकमियत और बालादस्ती है उस पे काम करते हैं, और जो पिछले जजेस हजरात ने बातें की हैं उनको ओन करते हैं। इस वक्त की आखिरी बात, ये जो 2-3 मैंने नोट किए हैं ना जो यानी सुप्रीम कोर्ट से जो बातें आई, उससे मुझे कुछ अंदाजा हो रहा है कि शायद फैसला 4-3 टाइप 5-2 टाइप आने वाला है, जिसमें कि शायद ये नाअहली जो है अहलियत में बदल सकती है। मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट से आवाज आई कि ताहयात नाअहली खिलाफे इस्लाम है जी, ताहयात नाअहली खिलाफे इस्लाम, तौबा के दरवाजे तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट को अभी पता लगा है? ये ताहयात नाअहली इस्लाम के खिलाफ है, तो क्या ये हमें अभी पता लगा है? ठीक है, इस्लाम तो 1450 साल पहले का है। तो वो जो पिछला बेंच था, वो जो पिछले चीफ जस्टिस थे, वो उनको नहीं पता था कि ये इस्लाम के खिलाफ है ताहयात नाअहली जो है। तो इसमें ये एक बड़ा जरूरी सवाल बनता है। और फिर उसमें ये कहा गया कि कायदे आजम भी अगर होते तो वो नाअहल हो जाते, यानी 62-63 की जो बात है। अब सवाल ये है कि ये जो पीछे पार्लियामेंटेरियंस थे उनके दिमागों में ये बात क्यों नहीं आई, या ज़ियाउल हक साहब ने तो कह दिया, आपने तो ऑर्डर मान लिया। सवाल यह कि जो पार्लियामेंटेरियन हैं जो उन जमाने में थे या उसके बाद आए, उनको नहीं ये ख्याल आया कि सादिक और अमीन टाइप चीज तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। जो अभी हमें ख्याल आ रहा है कि अगर कायदे आजम भी होते तो वो नाअहल हो जाते। तो इस तरह की 2-3 चीजें हैं जो कि जेरे गौर हैं, जेरे बहस हैं। दुआ क्या है? दुआ ये है रामीन कि जो भी फैसला आए वो मेरे पाकिस्तान के हक में हो, किसी फर्द वाहिद या 2 अशखास की उनके लिए ना हो। पाकिस्तान का अगर उसमें भला है तो वो वाला फैसला है। ठीक है, राव खालिद साहब, आप कैसे देखते हैं 62-63 क्या सियासतदानों को ऑप्रेस करने के टूल के तौर पर देखा जा सकता है, और क्या ये 58-2 भी जैसी ही एक तलवार है जो कि लटकती रही पहले भी और उसके जरिए असेंबलियों को डिसफंक्शनल किया जाता रहा? मुमासलत रखती हैं दोनों चीज़ें? देखिए, ये जो आप सवाल उठा रही हैं बुनियादी तौर पे वो ये है, एक है कानून, एक है उसका इस्तेमाल। एक तो हम बहस कर सकते हैं कानून अच्छा है बुरा है, उसमें खराबी है कोई, वो हम ठीक कर सकते हैं।
But अच्छा, intent क्या उसको थी जब इसके पीछे? इम्प्लीमेंटेशन उसकी हम करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, यहाँ पे जब इम्प्लीमेंटेशन होती है वहाँ खराबी शुरू होती है बुनियादी तौर पे। उसको जुडिशियसली इम्प्लीमेंट अगर आप करेंगे तो कोई ख़राबी नहीं होगी। उसके लिए जजमेंट जब जजमेंट पे कोई भी साहब बैठते हैं, जज साहब हों या आम आदमी हो, पंचायत में भी इवन लोग बड़े साहिब फैसले, पंचायत में बगैर किसी कानून के भी फैसले हो जाते हैं, तो बड़े साहिब फैसले हो जाते हैं, लेकिन जुडिशियसली जब आप करेंगे तब वो फैसले होंगे। पर्टिकुलरली 62-63 और जनरल ज़ियाउल्लाह की तरमीम के हवाले से मैं एक बड़ा दिलचस्प आपको जुमला कोट कर देता हूँ। जी। मरहूम अजहर सुहेल थे, बड़े अच्छे कॉलमिस्ट जर्नलिस्ट थे। उन्होंने कॉलम लिखा था कि 8वीं तरमीम के ज़रिए आइन में जनरल ज़ियाउल हक ने ऐसे बिच्छू छोड़ दिए हैं जो अरसा दराज तक जमहूरियत को डसते रहेंगे। सही बात। तो ये 58-2 भी हो, ये 62-63 हो, तो वो मुझे बहुत हार्ट करता है ये फिक्रा। और मैं जब जैसे जैसे सोचता हूँ, देखता हूँ और इनकी इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से होती है तो वो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल दुरुस्त बात थी। वो डेलिब्रेटली ये किया गया कि वो जमहूरियत को मानते नहीं थे। वो कहते थे ये सब ऐसे ही है ड्रामा सारा, तो इसलिए उन्होंने गैर जमाती इंतखाबात भी कराए। अब हम सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से उसकी हेयरिंग हुई या इसकी इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से हुई, मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब के 100 गुनाह होंगे, उनको किसी और ट्रायल में भी हो सकता सारा कुछ। जिस तरह से उनको लपेटा गया इसमें ला के फिर उनको ताहयात नाअहली की गई, वो क्वेश्चनेबल है। लेकिन मैं ताहयात नाअहली के हक में हूँ। अच्छा। आपको डेली वेजेस पे बंदा नहीं भर्ती कर रहे या किसी छोटी मोटी मुलाजमत पे बंदा नहीं रख रहे आप पाकिस्तान के पॉलिसी साज मुंतखब कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के आइन साज मुंतखब कर रहे हैं, आप मुकन्ना को इलेक्ट कर रहे हैं, भले आप तहसील लेवल पे करें, काउंसिल लेवल पे करें या हाईएस्ट लेवल पे करें। उनके हाथ में कौमी खजाने की और अपना जो भी इलाका उसके खजाने की चाबी होती है। उन्होंने अवाम की भलाई के लिए काम करना होता है। उनमें अगर कोई खामी ऐसी नज़र आती है जिसमें आपको लगता है कि ये अवामी फलाह के लिए नहीं चल रहे या अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, मेरिट वायलेट कर रहे हैं, पॉलिसी साजी ठीक नहीं कर रहे, डेलिब्रेटली कुछ चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो डिज़र्व ही नहीं करते। अच्छा। आप लोगों पे नहीं, पाकिस्तान जैसे मुआशरे में आप लोगों पे नहीं छोड़ सकते ये आर्गुमेंट देके कि जी अवाम की अक्सरियत जिसको पसंद करे, कोर्ट्स पे भी तो नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि कोर्ट से एक तरफ होती है नाअहली, सजा दी जाती है, कुछ सालों बाद वो रिवर्स हो जाता है, एक्विटल हो जाता है उसके अंदर। तो फिर किस चीज़ पर हम इंतजार करें कि किस चीज़ को मेरिट माने? एग्जैक्टली। अब मैं इसी पॉइंट की तरफ आना चाह रहा था, इसको ख़त्म करके कि अवाम, हमारे जो इंतखाबी अमल है, अदालत को जो देखना चाहिए था, इसमें जो डिबेट हुई ओवरऑल, मैं सुनता रहा, बहुत से पहलू थे जो डिस्कस होने चाहिए थे और जिनकी बुनियाद पे आगे चल के फैसला होना चाहिए। वो इशू सिरे से डिस्कस ही नहीं हुए इसके अंदर कि आपका इंतखाबी अमल, अगर आप कहते हैं जी ठीक है अवाम ने मुंतखब कर लिया, उसको होना चाहिए, ठीक है जी, अवाम का फैसला सर आंखों पर। आपका इंतखाबी अमल क्या इतना क्रेडिबल है कि जिसको वो वोट डालते हैं वही मुंतखब होता है? लेवल प्ले फील्ड का भी हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें सुन रहे हैं और जिस तरह से चीजें हो रही है, होती रही है हमारे, यानी मियां साहब को खुद शिकायत रही है 2018 के इलेक्शन के हवाले से, उनको बाहर कर दिया गया। यकीनन लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए नहीं थी उस वक्त, और अब किसी और के लिए नहीं है। तो ये जो मसाइल है ये डिस्कस नहीं किए गए कि किस तरह से होगा। फिर ये है कि उसके जो 62-63 के अंदर जिस किस्म की उसकी बारीकियां उसमें शामिल की गई हैं कि आपका इस्लाम का नॉलेज, उसके कैसे मयार आप मुकर्रर करेंगे, ईमानदारी का उसका कैसे मुकर्रर करेंगे, और जो जज कर रहे हैं वो उसका मयार कैसे, हम जज करते हैं, एबिलिटी कैसे चेक करेंगे जो जज करने के लिए बैठा है ये चीजें। एग्जैक्टली। और जो फर्क है, जो फर्क बुनियादी तौर पे है, वो बड़ा दिलचस्प किसी ने लिखा है कि आम चोर और सियासी चोर में बुनियादी फर्क वो डिटरमिन करना बहुत जरूरी है। आम चोर एक इंडिविजुअल एक्ट है, वो आपके साथ चोरी कर रहा होता है आपके सामान की। सियासी चोर जो है वो कौम और मुल्क और उसके जो चीजें हैं, जो अवाम की जरूरतें हैं, उनके ऊपर वो धावा बोल रहा होता है या उनको खराब कर रहा होता है। तो अगर कोई सियासी चोर साबित होता है तो उसकी ताहयात नाअहली होनी चाहिए, इस पर डिबेट नहीं हुई। फिर ये है कि उसके सारी जॉब जितनी है आपकी पाकिस्तान में, जितनी नौकरियां हैं, सबके लिए शराइत हैं। मैंने अगर सरकारी नौकरी लेनी है, पुलिस का करैक्टर सर्टिफिकेट मुझे चाहिए। अगर पुलिस कह देती है इसके खिलाफ ये केस, क्रिमिनल केस एक हुआ था इस जमाने में, मैं सरकारी नौकरी नहीं ले सकता, मेरे पे ताहयात ही पाबंदी समझे आप।
इसी तरह से और जॉब्स के लिए हर जॉब के लिए कानून रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं। रिस्ट्रिक्शंस ये होनी चाहिए और सियासतदानों के लिए जिन्होंने मुल्क की बागडोर संभाली है, जिन्होंने मुल्क को चलाना है, और बहुत अल्लाह ताला की तरफ से एक तरह से ये कह ले कि एक वो अवाम के ज़रिए जो उनको एक ओहदा सौंपा जाता है या एक इख्तियार सौंपा जाता है, उसको बड़ा जुडिशियसली और बड़ा कॉन्शियसली उसको इस्तेमाल करना है। ये नहीं है कि आप बैरेट की धज्जियाँ उड़ा दें, आप चचे मामे सारे भर्ती करके बिठा दें, आप हर जगह पे अपनी मर्जी की पॉलिसीज ले आए और मुल्क को कौम का बेड़ा गर्क कर दे, तो उसके बाद भी आप कहें कि नहीं जी अवाम ने क्योंकि मुंतखब कर लिया तो इसको चलने दे। तो मेरा ख्याल है मैं उम्मीद करूंगा कि एक अच्छा फैसला आएगा, और ये फैसले सुप्रीम कोर्ट का एक दफ़ा फैसला आ जाता है उसको इम्प्लीमेंट उसी तरह से होना चाहिए। पता चलता 6 महीने बाद उसी के ऊपर कोई और किस्म का कोई और नुक्ता निकाल के नई कोई पख डाल दी गई है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे ये प्रॉब्लम जो इसको मैं आईनी फिरकावारियत कहता हूँ, इसी वजह से फैली है कि हर कुछ साल बाद नया फैसला आ जाता है एक ही चीज़ के बारे में। हर बंदा ठीक कह रहा होता है, यही बात है ना, हर जज साहब ठीक फरमा रहे होते हैं, हर जज का फैसला ठीक होता है, मुझे ठीक लगता है। एक दफ़ा साबित होता है कि हाँ ठीक है इन्होंने बददियानती की, फिर दूसरे कुछ अरसे बाद एक और कोर्ट से ये साबित हो जाता है कि जी कुछ साबित हुआ ही नहीं था। तो आप क्या ताहयात नाअहली के हक में, इस पर आप ज़रा अपना नज़रिया शॉर्टली बता दीजिए। देखिए, मुझे ये पता है कि कोई भी फैसला किसी भी अदालत में हो तो वो मेरिट पे किया जाता है, और मेरिट का मतलब ये है कि आपने कानून कोट करते हैं, कानून और आइन देखते हैं, और उस पे आपकी जो विजडम है, जो आपकी जस्टिस की विजडम है, वो एक जज अप्लाई करता है, मेरिट पे फैसला करता है। अच्छा। जूं ही आप सियासी बेसिस पे फैसला करना शुरू करेंगे, आपका कोई फैसला भी जो है वो मुतनाज़िया होगा। और उसमें जब आप ये एक सुप्रीम कोर्ट से आवाज रामीन ये भी आई कि जजेस जो हैं वो उनकी अकल पार्लियामेंटेरियन से या पार्लियामेंट से कम होती है। जजेस की अकल जो है ये यानी सुप्रीम कोर्ट से आया है कि जजेस की अकल जो है वो पार्लियामेंटेरियन से कम होती है। ये क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं? इसलिए कि जो जजेस का काम है रामीन, वो है किसी लॉ को, किसी कानून को इंटरप्रेट करना, उसकी तशरीह करना। कानून बनाना उनका काम नहीं है। और अगर कानून वो बनाना शुरू कर देंगे कि ताहयात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो फिर मामला जो है वो ऐसा गड़बड़ होगा। और ये जो आपने सवाल किया और राव साहब ने बात की है, फिर ये एक लामतना ही सिलसिला है जो चलता रहेगा। लिहाजा अदालतों को इंटरप्रिटेशन की तरफ रहना चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस को लेजिस्लेट करना चाहिए, उनको कानून बनाने चाहिए, और अगर कोई किसी कानून की तशरीह की बात आती है उस वक्त अदालतें बीच में आनी चाहिए, उसके अलावा नहीं। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है। कस्ट है विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज से ठीक 1 महीना 1 दिन बाद यानी 8 फरवरी को पाकिस्तान में इंतखाबात का मैदान सजने जा रहा है। तो एवरेंटली बहुत कम वक्त रह गया है इलेक्शन होने में, मगर इससे पहले जो आम तौर पर गहमा गहमी देखी जाती है, पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन कैंपेन्स चला रही होती हैं, टिकटों की तकसीम हो चुकी होती है, आवाम में मंशूर लेकर जाया जाता है, जल्द से जुलूस होते हैं, डोर टू डोर आवाम को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। मगर जनवरी की ठंड में यूँ महसूस होता है कि इंतखाबात की गहमा गहमी पर भी जमूद सा तारी हो गया है। ना टिकटों की तकसीम का कोई हतमी फैसला अब तक हो पाया है, जिन इत्तेहाद की खबरें गर्म थीं वो भी ठंडी पड़ गई हैं, बात बनती नज़र आ नहीं रही है, और सिवाय पीपल्स पार्टी की कोई जमात इस तरह अपने वोटर्स को कन्विंस करने की कोशिश करती नज़र नहीं आ रही है। तो माजरा क्या है राव खालिद साहब, क्यों इलेक्शन का माहौल उस तरह से बन नहीं पा रहा है जैसा कि एक्सपेक्टेड होता है? बहुत हैरत की बात है, नून की हद तक भी, और जो बाकी नई पार्टियां बनी IPP हो गई, या इवन खटक साहब भी उधर से कोई हेलजुल नहीं कर रहे, JUI वाले भी थोड़े ठंडे ठंडे चल रहे हैं। अब वो तो अफगानिस्तान चले गए, आज काबुल चले गए मौलाना फजलुर रहमान। बाकी जमातों का भी तकरीबन यही हाल है। थोड़ा सा MQM की हलचल है, या फिर पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली। जो PTI के मसाइल हैं वो तो ऐसे हैं कि पता नहीं वो क्या, तो यही रहेंगे, उन्हें जलसा ही नहीं करने दिया जा रहा, वरना शायद वो कूदम मचाते।
तो मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए कि पीटीआई को थोड़ा खुला हाथ दें ताकि वो एक्टिविटी शुरू करें, तो बाकी भी उनके देखा देखी उनके मुकाबले में लोग निकल आए बाहर। पीएमएलएन पे मुझे बड़ी हैरत है। पंजाब की आप कह लें अगर पहली नहीं तो दूसरी बड़ी जमात तो यकीनन है वो। अब 2018 के इलेक्शंस को अगर हम मद्देनजर रखें और जो उनके दावे थे कि मियाँ साहब वापस आएंगे तो फिर एकदम से जो माहौल चेंज होगा, अभी भी वो कहते हैं, लेकिन कोई हलचल नजर नहीं आ रही। वो सही कहा आपने, जमूद तारी है, अब लगता है बर्फ पड़ रही है पंजाब में खास तौर पे, वो निकलने को दिल नहीं कर रहा किसी का उस ठंडे मौसम में। और ना ही उनके मसाइल जो हैं वो टिकटों के मसाइल हैं, ऑब्वियसली टिकटों के मसाइल भी हैं, नो डाउट। उसकी तकसीम के हवाले से आज शायद लाहौर का उन्होंने डिसाइड किया है, बाकी एरियाज़ का भी करना है। वो भी चाह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जैसे 10 तारीख को फैसला करना चाह रहा है, वो भी टिकटों का फैसला 10 तारीख को ही करना चाह रहे हैं कि कुछ जो लोग नाराज़ हैं उनके लिए मौका कम रहे कि वो कोई आज़ाद या कोई और तरीके से लड़ने की कोशिश करे। तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि इलेक्शन अनाउंस हो चुकी हैं पाकिस्तान में, और ये बहुत अहम इलेक्शन है जो असल बात है। और इस अहम इलेक्शन में इतनी खामोशी और इतनी बेयकीनी जो सियासी जमातें पैदा कर रही हैं खामोश बैठ के, वो बड़ा मेरे हिसाब से कोई मुनासिब ये सिलसिला नहीं है। उनको निकलना चाहिए अपनी तहरीक। अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं होती, इत्तेहाद नहीं बनते, तो इसका मतलब ये तो नहीं उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना। 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं और उन्होंने इलेक्शन लड़ना भी है, तो वो किस तरह से अपने वोटर को किस तरह मोटिवेट करें, जबकि इस वक्त उनको मैदान में ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा जज्बे से काम करने की ज़रूरत है, ताकि वो प्रॉपर मोटिवेट कर सके। जो एक खदशा पेश किया जाता है मुख्तलिफ सर्विस की सूरत में, जी पीटीआई तो बहुत आगे जा रही है, बाकी पीछे रह गए, तो उस सूरत हाल में तो और ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, और ज़्यादा जोश जज्बे से आना चाहिए। उनका मंशूर भी नहीं बन पा रहा, अपने लाइन को मंशूर तो देना, पीपल्स पार्टी ने जैसे दिया, जमात इस्लामी ने भी दे दिया बिल्कुल। और अच्छा उन्होंने इकॉनमी के ऊपर बड़ी अच्छी कुछ चीज़ें उन्होंने करने की बात की है। और इकॉनमी के ऊपर तो बिल्कुल हर पीटीआई के भी खैर मंशूर के हवाले से अभी तक कोई हमें कोई खास बात सुनने को नहीं मिल रही उस तरह से। पुराने मंशूर को ले आए, चलो कोई तो बात करे, वो भी आके उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका भी जोर प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, अभी तो बल्ले का निशान का नहीं पता चल रहा। बिल्कुल उनका टिकटों का मसला हल होगा जब उनका इंतखाबी निशान का उनका मसला हल होगा। लेकिन उन्होंने बैकअप अपनी सारी वो लिखी हुई है, अपने उसमें तैयारी कर रखी हुई है किस तरह से उन्होंने टैकल करना है इसको और किस जमात के साथ जाके उन्होंने फिर अपने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर करना है, इस किस्म की उन्होंने सारी चीज़ें की हुई है। ठीक है। दूसरा जो नून का जो मसाइल है उसके आईपीपी के साथ जो उनके साथ सीट एडजस्टमेंट का इशू उनका चल रहा है और मुस्लिम लीग काफ के साथ जो चल रहा है उसमें कुछ पेशरफ्त है, लेकिन यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता। कहा यही जा रहा है कि वो जितने भी फैसले हैं वो 10 तारीख को जब नॉमिनेशन पेपर लेने से एक आध दिन पहले ही वो अनाउंस करेंगे, अपनी टिकटें भी और बाकी भी। लेकिन ओवरऑल जो इलेक्शन की जो गहमा गहमी है उसके जो इकोनॉमिक एक्टिविटी उसमें जनरेट होती है वो भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि बहुत मैसिव इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसमें। और उसमें आप कह लें कि एक तरह से बहुत से लोगों का 6-8 महीने के लिए रोजगार लग जाता है और काम काफी चल पड़ता है। तो उसमें भी कोई मुझे प्रिंटिंग वालों के होते हैं, जैसे बोर्ड लगाने वाले हैं, कोई वॉल चॉकिंग करने वाले हैं, कोई पुलाव कोई बिरयानी पकाने वाले हैं, कोई कीमे के नान बनाने वाले हैं, वो सबका कारोबार चल पड़ता है इसमें। गाड़ियां रेंट की जाती हैं, तो वो कोई एक्टिविटी किसी किस्म की नजर नहीं आ रही। तो ये सियासी जमातों को चाहिए कि इससे एक तो गैर यकीनी बढ़ रही है उनकी इन एक्टिविटी से, दूसरा उनकी अपनी कंपेन जो है ना वो मुतासर होगी। अगर जितना वो डिले करते जाएंगे, कोई और जमात अगर पीटीआई को इजाजत मिल जाती है और वो एकदम से मैदान में आ जाती है तो वो मजीद नुकसान करेगी बाकी जमातों का। जी नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि अभी तक नई कैंपेन शुरू हो रही? कोई डर है या ओवर कॉन्फिडेंस है, या फिर ये लग रहा है कि जी मैदान तो खाली है तो क्या ज़रूरत है अवाम में जाने की, या फिर कुछ केसेस के फैसलों का अभी इंतज़ार किया जा रहा है? एक सिचुएशन आपको बताते हैं, एक शेर सुनाते हैं और ये बताते हैं कि आइंदा क्या होने वाला है इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद। पहले तो एक शेर सुनिए। आपने सर्दी की बात की है, तो इस वक्त जो हमारे मुल्क के सिक्योरिटी के मसाइल हैं, महंगाई के मसाइल हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, सियासी बेयकीनी है वगैरह वगैरह, तो इस सिलसिले में वो सर्दी से कोयटा याद आया, कोयटा से अताशाद याद आए और अताशाद का एक शेर सुनिए। शिकस्ता शाख हो तुम, बारिशों को दो न सदा, शिकस्ता शाख हो तुम, बारिशों को दो न सदा,
नशेब अब के गजब का बहाव रखता है। वाह वाह जो सूरत हाल इस वक्त है उसमें जरा ध्यान से कदम उठाने वाली बात है, सोच समझ के कदम उठाने वाली बात है। सिचुएशन देखिए, मैं आपको चार तरफ की फटाफट सिचुएशन बताता हूं और उसके बाद उस नतीजे पे पहुंचना बड़ा आसान होगा। पहली सिचुएशन, एक बड़ी पार्टी है जिससे इंतखाबी निशान ही छीन लिया गया है। एक दूसरी बड़ी पार्टी है जिसको यकीन था कि वो हुकूमत बनाएगी लेकिन मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। अच्छा। छोटी छोटी पार्टियां जो हैं वो बादलों के छटने का इंतजार कर रही हैं। ये है एक सीन का एक पहलू। सीन का दूसरा पहलू, सेनेट में मुख्तलिफ पार्टियों के सेनेटर्स जो हैं वो कह रहे हैं जी इलेक्शन ताखीर से होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को दूसरी तरफ बजट मिल चुका है, तैयारियां शुरू हो गई हैं, खर्चे शुरू हो गए हैं, रसीदें आनी शुरू हो गई हैं जी इतना खर्चा इधर हुआ, इतना खर्चा उधर हुआ। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के बारे में कह चुकी कि पत्थर पे लकीर है, लेकिन यह है कि सदर पाकिस्तान की तरफ से भी मुकम्मल खामोशी है, उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई बात नहीं आ रही, निगरान हुकूमत का कोई किसी किस्म का वजाहती बयान भी नहीं आया। यह है आपकी दूसरी तरफ। ठीक। तीसरी तरफ क्या है? सर्दी और महंगाई है और अवाम है, और उसके साथ एक वो शेर जो मैंने आपको दूसरा सुनाना था कि दाग देलवी का एक शेर है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। और अब बताते हैं आपको कि ये अगर इलेक्शन हो गए तो सीन क्या होगा। ये अगर इलेक्शन हो गए रामीन, जो कि अल्लाह करे 8 फरवरी को हो, ये जो है किल खत्म हो किसी तरीके से, अगर होते हैं इंशाअल्लाह हमारी दुआ है और हमारी उम्मीद और यकीन भी यही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी पत्थर पे लकीर। अगर इलेक्शन हुए तो ये हमारी पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा मज़हका खेज और सबसे ज्यादा मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन होंगे। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात, इस इलेक्शन के होने के बाद जो भी हुकूमत आई, किसी किस्म की भी हुकूमत आई, वो एक निहायत कमजोर हुकूमत होगी। तीसरी बात, सियासी पार्टियां इलेक्शन से पहले जिस तरह हैं इसी तरह से गुत्थम गुत्था रहेंगी इलेक्शन के बाद भी। और मुझे जो नजर आ रहा है सीन वो ये है कि ये जो बेयकीनी आज से कुछ अरसा पहले इलेक्शन की तारीख अनाउंस होने से पहले हमने कितने महीने सुनते रहे, सियासी बेयकीनी है, सियासी इंतशार है, इसको खत्म होना चाहिए, इलेक्शन की डेट नहीं आ रही। अब वो सियासी यकीनी जो है अपना रंग बदलेगी बेयकीनी, और एक और तरह की बेयकीनी सियासी जो है वो आएगी। अब करना क्या है? करना ये है कि जो साहिब इक्तदार लोग हैं, जो साहिब इक्तदार लोग हैं, जिनके हाथ में ताकत है, अदालतें भी उसमें आती हैं, उनको अताशाद का ये शेर दोबारा सुनाते हैं। शिकस्ता शाख हो तुम, बारिशों को दो न सदा, नशेब अब के गजब का बहाव रखता है। वाह वाह, ज़बरदस्त। राव खालिद साहब, आपको भी लगता है कि ये एक जो गैर यकीनी की सूरत हाल रही है पिछले दिनों तक, ज़ाहिर है, और फिर इलेक्शन की तारीख आने के बाद एक उम्मीद की किरण आई कि चलें जी अब कोई सियासी इस्तेहकाम कोई नज़र आएगा, लेकिन जिस तरह का नक्शा खींचा है नजमुल साकिब साहब ने, तो ये तो बड़ी मध्यम सी एक किरण है उम्मीद की, जो कि डिम भी हो सकती है मज़ीद। देखिए, जो तो प्रोसेस है इलेक्शन का, यानी नॉमिनेशन पेपर का हसूल हुआ, इतने सारे नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए, हज़ारों की तादाद में, लोगों का इंटरेस्ट तो है यकीनन जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो उनका भी है। अवाम की हद तक भी हम देखें, अगर सोशल मीडिया पे देखें, लोग जो सर्वे करते हैं जाके मुख्तलिफ चैनल्स वाले, उनका जो उसमें इंटरेस्ट नज़र आता है आपको। फिर इलेक्शन कमीशन अपना प्रोसेस जारी रखे हुए है, वो उन्होंने उसकी प्रिंटिंग, जैसे नजमुल साकिब साहब ने कहा, रसीदें भी आना शुरू हो गई हैं, उनके जो पैसे इकट्ठे हुए हैं या आगे जो उन्होंने प्रोसेस करना है वो सारा, वो तो नॉर्मल तरीके से चल रहा है। उस प्रोसेस में तो कोई सियासतदानों का इंटरेस्ट नहीं है, बाकी तो सबका इंटरेस्ट है इलेक्शन में। जी जी हाँ जी, बिल्कुल यही। अब बाकी सारे मामला तो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, उसमें जो एक वाइब्रेंस नजर आनी चाहिए, जो हलचल नजर आनी चाहिए इलेक्शन के इतने करीब, वो नजर नहीं हमें आ रही।
वो बेचारे टेंटों वाले भी बैठे हैं इंतजार में कब कुर्सियां और टेंट लेने लोग आएंगे, और जो लोग जलसा जुलूस में शिरकत करना चाहते हैं वो भी इंतजार में बैठे हैं कि कब कोई जलसा जुलूस होगा तो हम जाएंगे, तो हमारे भी यदि वहाँ पे कोई रौनक शौनक लगेगी, हम भी कोई नाच गाना कर लेंगे, कोई नारे वारे मार लेंगे। लोगों का वो एक जाहिर है, लोग ऐसे मौके के ऊपर आप अपने नैरेटिव्स के साथ, अपने नारों के साथ, अपने मिशन के साथ, अपने मंशूर के साथ लोगों के पास जाते हैं और एक अंदर उनके जज्बा पैदा करते हैं, उनके एक सपोर्ट हासिल करने के लिए आप एक एक्टिविटी जनरेट करते हैं। तो वो अगर पॉलिटिशियंस वो नहीं कर रहे तो मेरा ख्याल है कि वो उनसे पूछा जाना चाहिए, यकीनन इस पे उनसे पूछा चाहिए कि आपको क्या मसला है भाई, आपको या तो जैसे हम आपने बात की, साहब ने बात की कि या तो उनको ये यकीन है कि हम घर बैठे रहेंगे और वो चुनतखब जिसको कहते हैं, मुंतखब की बजाय ना चुनतखब हो जाएंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्ट करने की। सारी 2018 और उससे पहले जो था वो टीवी चैनल नए नए आए थे, तो मोस्टली लोग प्रेफर करते थे सियासतदान कि टीवी चैनल पे प्रोग्राम में बैठ के अपनी तकरीर कर लें और लोगों को अपना कम्युनिकेट कर लें, उस तरह से ये सारा बता दें। अब सोशल मीडिया है, अब हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी वो इंतखाबात के हवाले से एक आध जमात की एक्टिविटी नज़र आती है जो एक्टिव है और बड़े अरसे से एक्टिव है। बाकी जमात तो सोशल मीडिया पे भी उस तरह से एक्टिव नहीं है, बल्कि उनके तो कैंडिडेट्स का अभी तक उनके वोटर्स को पता नहीं है कि उनके कैंडिडेट्स मेजरली परेशानी है क्या। राव खालिद साहब, अगर हम जरा नून लीग की थोड़ी बात करें कि मेजरली उनका अभी इशू है क्या, चैलेंज अभी रहता क्या है उनके लिए जो खुल के खेल नहीं पा रहे? देखिए, दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन जो वो जलसा नहीं कर पा रहे या मीटिंग्स नहीं कर पा रहे, छोटा मोटा जलसा, कॉर्नर मीटिंग या वर्कर कन्वेंशन उन्होंने कोशिश की थी करने की, तो मेरा ख्याल है कि वो कुछ मायूस नज़र आते हैं रिजल्ट से। जो आवाम का रिस्पांस है उस हवाले से कुछ मायूस नज़र आते हैं, इसलिए शायद वो बहुत एक्टिविटी करने के हक़ में नहीं है। वो यही कोशिश कर रहे हैं कि कोई अरेंजमेंट ऐसा हो जाए कि उनको कुछ ज़्यादा कोशिश भी ना करनी पड़े, आवाम के मत्थे भी ना लगना पड़े, और वो कोई ना कोई हुकूमत साजी का हिस्सा बन जाए या हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए। बज़ाहिर तो यही लगता है। जिसकी पजीराई आवाम में होगी, पॉलिटिशियंस की या सियासी जमात की, वो इस तरह खामोश नहीं बैठेगी, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेगी। पीपल्स पार्टी की पंजाब में बहुत ज्यादा नहीं है से, लेकिन स्टिल वो मैदान में निकले हुए हैं, वो कर रहे हैं जैसे तैसे भी है, वो अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। बाकी जमातों का मुझे समझ नहीं आती कि इवन ANP भी कर रही है, JUI KP में जहाँ उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ कर रहे हैं। नून को पता नहीं क्या मसला हुआ है कि वो क्यों इस तरह से खामोश बैठी है, या कोई बहुत ही बड़ा उन्होंने कोई प्लान कर लिया है, कोई एकदम से वो 10-15 दिन में जो है ना कुश्तों के पुश्ते लगा देंगे और सारी एक वेव ही। जबकि पहले ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ जब आएंगे तो उनको कुछ टाइम चाहिए होगा, कोई वक्त चाहिए होगा, और यही सुनने में आया था कि इसीलिए 90 रोज वाली बात हुई है, इसलिए असेंबली वक्त से पहले तहलील की गई थी कि नवाज शरीफ साहब जब आए तो उनको कुछ टाइम मिले इलेक्शन कैंपेन करने का। मगर अब जो टाइम मिला है वो भी यूटिलाइज करते तो नजर नहीं आ रहे, महीना रह गया। लगता है कि वो 2050 तक भी वो टाइम तो नहीं मिलेगा, अगर वो जिस किस्म का टाइम वो चाह रहे हैं। अच्छा वक्त आने में तो बड़ा टाइम लगता है, अब जब आता है तो उसको फिर अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए। ऐसे ही है जी। नजमू साकिब साहब, आपको क्या लगता है नून लीग के लिए अभी क्या चैलेंजेस है, और क्या PTI को अभी कोई रिलीफ आप जल्द कोई मिलता देख रहे हैं? कोई क्या आपकी सिक्स सेंस क्या कह रही है, आपका तज्जिया क्या कहता है? मेरी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं हिस्से जो हैं वो ये कह रही हैं कि PTI जो है चूंकि कैलेंडर से 9-10 मई नहीं निकाल सकती, लिहाजा ये सिलसिला तो चलता रहेगा। अभी तक देखिए आप, किसी साहब ने ये कहा, किसी भट्ट साहब ने, कि जी मैंने गलती की, PTI में आके उनको पुलिस पकड़ के ले गई, बाद में उन्होंने आके सियासत से ही किनारा कशी कर दी। वो सिलसिला अभी तक चल रहा है। आपका ये कहना जी PTI के लिए कुछ होगा, अगर उनको बल्ला मिल भी गया रामीन, तो वो भी एक मुश्किल सी बात लग रही है। ठीक है। लेकिन ये है कि आपने जो सवाल पूछा है वो ये है कि नून लीग की जहां तक बात है, नून लीग को जो चाहिए था वो मुयस्सर किया गया, और उसमें नंबर 1 उनकी जो नजर आती थी ख्वाहिश कि ये बंदा जो है ना, जो पता नहीं किस आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा है और साइफरें लहरा रहा है और ये कर रहा है, ये अंदर होना चाहिए। तो वो तो अंदर है बेचारा, उसको आपने अंदर कर दिया। अब बाकी ये था कि लेवल प्लेइंग फील्ड, नून का मसला इसलिए नहीं है कि उनको तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई है, उसमें तो उन्होंने कुछ नहीं करना। यहां तक है रामीन कि वो जलसा करने की भी जहमत नहीं कर रहे, वो अवाम में जाने की भी जहमत नहीं कर रहे। लगता है
कि ऊपर से कोई फरिश्तों का कुछ आया है, यानी हिसाब किताब ऐसा कि जिसमें उनको पता चल गया कि आप बेफिक्र होकर बैठे रहे, एक दफा इलेक्शन हो जाए, इंशाअल्लाह ताला आप वजीर आजम बनेंगे। जो प्रॉब्लम पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है पीपल्स पार्टी को, और इसीलिए आपको बिलावल साहब नजर आ रहे हैं। लेकिन बिलावल साहब की भी समझ नहीं आ रही, ये इस वक्त की आखिरी बात, बिलावल साहब की भी समझ नहीं आ रही। वो ये तो कह रहे हैं कि अगर यूएन से भी आया, अगर ओआईसी से भी आया, तो हम नहीं मानेंगे और इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि ये जो सेनेट से आया है, जिसमें उनके भी एक सेनेटर साहब थे, उसको अनडू करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? जो शोकॉज तो दे दिया था, मगर वो उसको अनडू करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप बताइए ना, लेकर आनी चाहिए, वो भी बिल्कुल सही बात है। ये सियासी किस्म के बयानात हैं। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त का स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। गजा जंग फ़लस्तीन से बाहर निकलने से रोकने का बड़ा एजेंडा लेकर एंटनी ब्लिंकन अहम ममालिक के दौरे पर निकल चुके हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल पहुंचे। इजराइल, मगरबी किनारे, मिस्र, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, अमारात और उर्दन का भी उनकी जानिब से दौरा किया जाएगा। तो एंटनी ब्लिंकन अपने दौरे के दौरान गजा के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे के लिए फौरी इक़दाम पर बात करना चाह रहे हैं। इनके इस दौरे का अहम जो मौजू है वो गजा की जंग है और इसके असरात को गजा से बाहर निकलने से रोकना उनके एजेंडे पर है। 3 माह कबल नाज़रीन इजराइल हमास जंग के आगाज़ के बाद से एंटनी ब्लिंकन का ये चौथा हंगामी दौरा है, जो इस खदशे के साथ किया जा रहा है कि तनाज़ा मशरक़ वुस्ता के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लेगा। मगर नाज़रीन, ज़मीनी हकीकत ये है कि गजा पर इजरायली जारहियत रोकने में बैनुल अक़वामी बरादरी बुरी तरह नाकाम नज़र आ रही है। इंसानियत सोज़ मुज़ालिम को 3 माह मुकम्मल हो चुके हैं। तो सवाल यही उठता है कि अमरीका गजा की सूरत हाल पर संजीदा है या सिर्फ आनियाँ जानियाँ हैं? जी नजबू साकिब साहब। देखिए, 2 लफ्ज़ हैं जो दिमाग में आते हैं जब आप गज़ा की बात करते हैं, मगरबी किनारे की बात करते हैं, फ़लस्तीन के मसले की बात करते हैं, 1948 से लेके अब तक, और फिर 7 अक्टूबर से जो इस वक्त वहशियाना सूरत हाल है, नस्लकुशी हो रही है। एक लफ्ज़ है बेबसी और एक लफ्ज़ है बेहिसी। जी, बेबसी ये है कि वहाँ पे उस दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड डेंस तरीन जो है वो जगह है, और उसमें कब्रिस्तान जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो बेबस लोग हैं, वो अपनी ज़मीन छोड़ के जाना भी नहीं चाहते, गोलियों का निशाना बन रहे हैं, उनके हस्पतालों को भी टारगेट किया जा रहा है। ये बेबसी की इंतहा है। दूसरी तरफ है बेहिसी। जी, यूनाइटेड नेशंस की बेहिसी का आपने जिक्र किया, वो हम जानते हैं। ओआईसी की बेहिसी, तमाम जो 7 ममालिक हैं, आपके खित्ते के ममालिक हैं, उनकी बेहिसी, और वो बेहिसी जो कि ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन हैं, वो डेक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशंस फलाना, ये बेहिसी और बेबसी। दूसरा पहलू इसका ये है कि इस गजा की सूरत हाल से 3 चीज़ें रामीन खुल के सामने आई हैं। जी, पहली चीज़, इंसानी हुकूक की बात सिर्फ कागज़ों की हद तक है। ये खुल के सामने आ गया है कि जो इंसानी हुकूक की बात करते हैं वो सिर्फ किताबों में लिखा है, वो सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के रेव 1 रेव 2 फलाना फलाना उसमें लिखा हुआ है। दूसरी बात जो खुल के सामने आई है वो ये कि जालिम और ताकतवर जो चाहे वो कर सकता है। तीसरी बात जो खुल के सामने आई है वो ये कि अपने हुकूक की हिफाजत आपने खुद करनी होगी। ये मैं आपको हमास या फ़लस्तीन या उसके ज़िमन में भी कह रहा हूँ, और पूरे खित्ते की सूरत हाल के बारे में भी कह रहा हूँ। हिंदुस्तान भी इसमें आता है, इसमें TTP भी आती है, इसमें अफ़गानिस्तान भी आता है। पूरी दुनिया की सूरत हाल को मैं सामने रखता हूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि अपने हुकूक की, अपनी ज़िंदगी, जानो माल की हिफाजत आपने खुद करनी है। एक दो अच्छी बातें हुई हैं इस सिलसिले में, क्योंकि होता ही है कि जी ये बेहिसी, ये जो बेबसी है, ये सारी दुनिया में तो नहीं। आपको हैरानी होगी सुन के कि जो सबसे पहले जिसने सिफारती ताल्लुकात तोड़े इजराइल के साथ 7 अक्टूबर के बाद, वो एक लैटिन अमेरिका का एक मुल्क है, वो बोलीविया। जी, उसने कहा जी कि चूंकि ये गलत किया है इसराइल ने, लिहाजा हम उससे अपने सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करते हैं। साथ ही एक और कंट्री है कोलंबिया, उन्होंने कहा जी हम अपना सफीर वापस बुला रहे हैं। यहां से बात शुरू हुई। लेकिन जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया वो जनूबी अफ्रीका ने लिया। 29 दिसंबर 2023, यानी आज से कुछ दिन पहलों की बात है,
जनूबी अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बाकायदा तौर पे एक एप्लीकेशन दी, जिसको एक प्रेस रिलीज के जरिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसको यानी इशू भी किया। उसमें उन्होंने कहा जी कि इजराइल के जो एक्ट्स और ओमिशंस हैं वो ये साबित करते हैं कि नस्लकुशी हो रही है, जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए। सही। मेरे ख्याल में अभी तक 7 अक्टूबर से अब आ जाए ना आप आज तक, तो ये दुनिया की तरफ से किसी भी मुल्क का सबसे ज्यादा स्ट्रांग एक्शन है जिसमें आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाते हैं और कहते हैं जी कि इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स की जाए। चूंकि यूएन के अंडर आता है ये, चूंकि उसमें बाकी जो नेशनल इंटरेस्ट जिन जिन की कंट्रीज के हैं, मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई बात बढ़ेगी या इस पे कोई प्रोसीडिंग्स होगी, या अगर प्रोसीडिंग्स हुई तो वो फेयर होंगी। लेकिन ये बात तो हुई कि किसी ने आवाज तो उठाई, बोलीविया ने कम से कम बताया कि जी आपने गलत किया है, हम सिफारती ताल्लुकात तोड़ते हैं। कोलंबिया ने सफीर को वापस बुलाया। पाकिस्तान ने जेनोसाइड का लफ्ज सबसे पहले इस्तेमाल किया और जनूबी अफ्रीका ने जो किया। मगर फैक्ट वही है, बेबसी भी वही है, ठीक है, बेहिसी भी वही है। राव खालिद साहब, ये जो ब्लिंकन दौरा है इसके मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं और क्या कोई विल, कोई इंटेंट नजर आ रही है जंगबंदी की तरफ, इजराइल को पुश करने की अमेरिका की तरफ से? देखिए, उनकी विल और इंटेंट होती तो वो बहुत पहले कर चुके होते इसको, क्योंकि वो वही एक वाहिद मुल्क है जो इस वक्त कह ले कि एक ताकत के हवाले से, सुपर पावर होने के हवाले से और अपना इन्फ्लुएंस इसराइल पे और यूरोप में रखने के हवाले से वो ये कर सकता है कि मसला नहीं है उसको सेटल करना, बहुत जल्दी ये मामला तय। लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं। अभी जो ब्लिंकन साहब का दौरा है खास तौर पे, वो किस बैकड्रॉप में हो रहा है? रेड सी में हमला हुआ है, तजारती 12% जो तजारत है वहाँ से होती है, शिप पे हमला हुआ, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनके थोड़े लगे, मुतासर होने लगे हैं, तो वो फौरी तौर पे अपने 2 बहरी जहाज़ भी वहाँ खड़े कर दिए और 7 दौरे भी शुरू कर दिए कि इसको रोका जाए, ये तो जंग फैल जाएगी। तो जब शुरू हुई थी सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई ये फैलेगी, अगर आप इसको नहीं रोकेंगे, हाई हैंडेडनेस को, और ये जो कुछ जुल्म हो रहा है इसको नहीं रोकेंगे तो ये फैलेगी। उसके बाद अब वो पहुंचे वहाँ पे, कह रहे जी ईरान का जहाज़ आ गया है, ईरान थ्रेट कर रहा है रेड सी में, उसका वो राइट बनता है, राइट ऑफ वे है उसका, वो उसको रोक नहीं सकता। तो अब उस पर उनको खतरा पैदा हुआ है कि ये हमारे साथ कुछ पंगाना शुरू हो जाए यहाँ पे, तो वो उस वजह से वो करके अब वो तुर्की को कह रहे हैं ईरान को समझाए, उसको रोके, यूनान को जाके कह रहे हैं कि आप भी कुछ भी मदद करें। तो इस किस्म की चीज़ें शुरू हो गई हैं। इसमें एक EU के जो है ना चीफ ऑफ फॉरेन पॉलिसी जो उनके हैं, जोसेफ बोरेल, उन्होंने लिबनान का दौरा किया है और उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है। अमेरिका तो ये कह रहा है ना कि लिबनान की तरफ से या हौसियों की तरफ से मसला हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि लिबनान को इस जंग में घसीटने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई साजिश इसराइल या अमेरिका की तरफ से हो रही है कि लिबनान को इसमें किया जाए। लिबनान में अगर हौसी अगर आते हैं तो ईरान ऑब्वियसली, ईरान की हमदर्दी है उनके साथ, ईरान ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ हद तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगा। बल्कि ईरान पे इल्ज़ाम लगाया गया बाकायदा तौर पे, जब हौसियों ने हमला किया वहाँ पे उस पर लगाया गया। उसके बाद फिर ईरान में जब हमला हुआ, वो कल जो हम जिक्र कर रहे थे, तो उसका इल्ज़ाम ईरान ने अमेरिका पे लगाया। तो ये इल्ज़ाम तराशी भी उसमें चल रही है। और उसमें जो जोसेफ बोरेल ने सबसे इंपॉर्टेंट बात की है उस दौरे में, उसने कहा कि जी 30 साल में मुतल्लका फरीक इसको किसी भी मुआहदे पे या एग्रीमेंट पे पहुँचने में नाकाम रहे हैं और हमें इसका हल इम्पोज करना पड़ेगा। यहाँ पे अमेरिका का रोल आता है कि जब आप ये इतनी अहम जो एक है यूरोपियन कमीशन, उसका फॉरेन पॉलिसी का जो हेड कर रहा है, चीफ जो है उनके, वो जब ये बात कर रहे हैं, इस असेसमेंट दे रहे हैं कि ये हल इम्पोज करना पड़ेगा। और इम्पोज क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसराइल की हटदर्मी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उन्होंने गजा के लिए नया अपना ऐलान कर दिया कि हम इसको अपने कंट्रोल में रखेंगे, हम तो वापस नहीं किसी को उस तरह से इसको करने देंगे। आधा से ज़्यादा खाली करा लिया उन्होंने। तो बुनियादी तौर पे जब तक अमेरिका अपनी नेक नियति से इस मसले का हल नहीं करेगा, ये मसला हल नहीं होगा। बाकी आनियाँ जानियाँ तो लगी रहेंगी, वो तो करते रहेंगे। ज़ाहिर है दिखावे को तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नजमुल साकिब साहब, आज क्या सवालात लेकर आए आप नाजरीन के लिए? जी शुक्रिया रामीन। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है, मुख्तसरन बताते हैं। जी
सियासत में यू टर्न लेने की बातें बहुत सारी हमने सुनी हैं। उसमें बहुत सारी लोगों ने, मसलन तहरीक इंसाफ में लोगों ने यू टर्न लिए, पार्टियां छोड़ के चले गए। चौधरी शुजात साहब से नवाज शरीफ साहब मिलते हैं बड़े 15 साल के बाद। इंडिया को कश्मीर पर यू टर्न याद आ गया। तालिबान ने TTP पे हमारे साथ यू टर्न ले लिया। अगर आप अमेरिका देखते हैं तो वहाँ पे भी यू टर्न इस वक्त जो है वो ट्रंप साहब के खिलाफ जा रहा है जी। मेरा ज़रूरी सवाल ये है कि इतने यू टर्न हम देखते हैं यानी ज़िंदगी में, पाकिस्तान की अवाम की किस्मत क्यों नहीं यू टर्न ले रही? हाँ, क्या बात। ये किस वक्त यू टर्न लेगी? ये है आज का ज़रूरी सवाल, गैर ज़रूरी सवाल। जी। एवन फील्ड और अल अजीज़िया जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेवरेट वो हैं लीडर, यानी सियासतदान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अल्लाह ताला उनको वज़ीर आज़म बनाए पाकिस्तान का 4थी मरतबा। उसमें गैर ज़रूरी सवाल ये है कि अल अजीज़िया और उसके बाद ये एवन फील्ड जो है, इनके फैसले रिवर्स हो गए हैं। तो क्या कल कोई ऐसा भी दिन आएगा कि फॉरेन फंडिंग या साइफर केस या आपका तोशा खाना जो है, इन पे भी फैसले अगर हुए हों तो वो रिवर्स तो हो क्या जाएंगे? वो भी रिवर्स हो जाएंगे? बड़े अहम ज़रूरी गैर ज़रूरी सवाल रखे नाज़रीन, ये सवाल आपके लिए छोड़ के जाने, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।